वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 4th लेक्चर है। तो ये वीडियो जो है वो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी जो है अपडेट दे दिए जाते हैं। आप हमारे 2024 मेंस के जो है पेड बैच जो चल रहे हैं उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए और अपनी जो है पूरी जो आपकी तैयारी है उसको और ज़्यादा आप इससे बेहतर बना सकते हैं। इसमें आपको पर्सनल फीडबैक दी जाती है, इसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जो है आपकी कॉपीज चेक की जाती है, आपके आंसर चेक किए जाते हैं, आपको पर्सनल फीडबैक दिया जाता है, तो जिससे आप अपनी पूरी जो आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इन पेड बैचेस का आप लोग ज़रूर से लाभ उठाइए। ठीक है, तो अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, जो कि है सब पहला क्वेश्चन है हमारा पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने के लाभों और चुनौतियों पर संक्षेप में चर्चा करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में 7500 किलोमीटर लंबी जो है तटरेखा है और उसमें करीब जो है 14,500 किलोमीटर जो है वो नेविगेबल वाटरवेज हैं। तो यहाँ पे जो है नेशनल वाटरवेज एक्ट ऑफ 2016 लेकर के आया गया था, जिसके अंतर्गत जो है भारत में जो है 111 वाटरवेज को जो है इन नेशनल वाटरवेज का जो है दर्जा दिया गया था, जो कि 24 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी से होकर जो है वो गुजरते हैं। तो ये जो इनलैंड वाटरवेज का जो पूरा नेटवर्क है या फिर इनलैंड वाटरवेज जो है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले अगर समझे तो ये परिवहन का पर्यावरण अनुकूल तरीका है, क्योंकि इसमें जो इससे जो सामान को, फ्रेट को या पैसेंजर को जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, उससे जो कार्बन एमिशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी लागत जो है वो कम आती है। लागत को हम लोग 2 तरीके से समझेंगे, एक हम रनिंग कॉस्ट समझेंगे। ठीक है, तो इसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये 60% इसकी लागत कम आती है इन कंपैरिजन टू रोड ट्रांसपोर्टेशन और 30% कम लागत आती है इन कंपैरिजन टू रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन। इसी के साथ साथ हम समझेंगे इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट को। ठीक है, तो इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन इसनी जो है ये जो है इसकी जो इनलैंड वाटरवे है इसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम आती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की लैंड एक्विजिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वहाँ के जो लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, उनको रिहेबिलिटेशन में जो खर्चा होता है उसमें भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है लागत में कमी आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ये ऊर्जा कुशल है, एनर्जी एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू रेलवेज एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही कम फ्यूल जो है वो कंज्यूम करती है पर टन किलोमीटर। ठीक है, इन कंपैरिजन टू रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार इससे बहुत ही ज़्यादा जो है हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इसमें किसी बहुत प्रकार के जो है यहाँ पे पोर्ट्स जब डेवलप होते हैं तो पोर्ट ऑपरेशन में और वेसल मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक्स में जो है कई प्रकार के जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है अगर हम लोग इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करते हैं तो। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रीय विकास, रीजनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग इसको इनलैंड वाटरवेज को जो है वो और ज़्यादा डेवलप करते हैं तो हम लोग जो रिमोट एरियाज जो हैं वहाँ पर जो है हम लोग कई प्रकार के जो है पोर्ट्स को, जो कि लोडिंग एंड ऑफलोडिंग पोर्ट्स को जो है हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि रिमोट एरियाज में भी जो है गुड्स को हम लोग सप्लाई कर सकें और एक नई मार्केट की जो है वो खोज होती है। तो वहाँ पे नई मार्केट की खोज होगी तो उससे क्या होगा, पूरा जो है क्षेत्रीय विकास भी होगा और क्षेत्रीय विकास के कारण जो है हमारी पूरी जो इकोनॉमिक जो है उसमें भी ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो रिमोट एरियाज में जो हमारी जो पहुँच है उसको भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये जो इंटरकनेक्टिविटी ऑफ जो रिवर्स को इंटरकनेक्ट करके जो है हम लोग रिमोट एरियाज तक जो है वो पहुँच सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत में जो है कनेक्टिविटी को जो है और ज़्यादा बढ़ा सकते
सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जो के लिए जो मेन इंडिया है उससे जो है नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ठीक है, चिकन नेक से होकर के गुजरना पड़ता है, लेकिन हम लोग जो है इनलैंड वाटरवे के थ्रू जो है इजिली नॉर्थ ईस्ट से जो है कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है नेशनल वाटरवे टू सेकेंड जो है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया गया है, उससे जो है हम लोग नॉर्थ ईस्ट तक जो है आसानी से पहुंच बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिड्यूसेस कंजेशन ऑन रोड्स एंड रेलवे। सड़कों और रेलवे पर जो है भीड़ भाड़ जो है उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेट और पैसेंजर दोनों के लिए जो है दोनों की मूवमेंट के लिए जो है इसको यूज किया जा सकता है। और जो है रेल और रोड्स पे जो कंजेशन है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, इसमें जो इसकी जो कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, रनिंग कॉस्ट कम है, तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, जिससे कि हमारे जो गुड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में हम उसे और ज़्यादा जो है प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके हैं कुछ एडवांटेजेस। अब हम इसके चैलेंजेस की बात करेंगे। ठीक है, इंडियन वाटरवेज के इंडिया में क्या चैलेंजेस है, तो सबसे पहले हम अगर हम देखें तो इसका जो है जो इसकी जो पूरी जो यूसेज है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। अगर हम बात करें अंतर्देशीय जलमार्ग की, तो इससे जो है ट्रेड का केवल 0.4% हिस्सा ही जो है यहाँ पर हम लोग सामान जो जितना भी जो ट्रेड हो रहा है उसकी हिस्सेदारी इसमें जो है केवल 0.4% की है इनलैंड वाटरवेज की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम सामान जो है हम लोग इनलैंड वाटरवेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। इसमें जो है सबसे बड़ा जो है कि वो जो ड्रॉबैक है वो है कि ये टाइम कंज्यूमिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन का एक बहुत ही धीमा तरीका है, क्योंकि ये एक जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है। ठीक है, तो पोर्ट्स जो है वो पूरी तरीके से जो है वो डेवलप नहीं है, तो सब जगह पर पोर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, टर्मिनल फैसिलिटीज नहीं है, जिसके कारण जो है इनलैंड वाटरवे के थ्रू जो है स्मूथ जो ऑपरेशन है उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा बाधा आती है। जो हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको जो है मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा जो है एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, ताकि जो लार्ज वेसल्स हैं उसको जो है हम लोग आसानी से जो है वो जो है नदियों में जो है वो चल सकें। और इसी के साथ साथ जो है उसको जो है और जो इंक्रीज जो ट्रैफिक होगा, ठीक है, अगर हम इससे जो है ट्रेड का जो है हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, तो अगर ट्रैफिक इंक्रीज होगा वाटरवे में, तो उसके लिए जो है हमें हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको और ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा मजबूत करने की जो है ज़रूरत है। रिवर्स और कैनाल जो है इस तरीके से मेंटेन नहीं है कि हम लोग जो है सेफ नेविगेशन को जो है वो सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टेक्निकल बैरियर्स हैं। वेसल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है, जो कि स्मूथ नेविगेशन में जो है वो बहुत बड़ी बाधा जो है वो बनी हुई है। ठीक है, तो इससे जो है सेफ्टी जो मैकेनिज्म है तो उस वो कहीं ना कहीं वो जो है प्रभावित होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट सीमलेस नेविगेशन। अंतर्राज्यीय परिवहन निर्बाध जो है वो नौवहन को प्रभावित करता है। तो अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे वाटरवेज हैं जो कई राज्यों से होकर गुजरते हैं, तो उनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन होना, एग्रीमेंट होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कई बार जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जिससे कि स्मूथ नेविगेशन पर जो है असर पड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, इसके डेवलपमेंट में जो है अगर हम इसको डेवलप करते हैं तो हमारा जो पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब होगा, जिससे के कारण जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, जो भी वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनका जो है हैबिटेट लॉस हो सकता है, वाटर पोल्यूशन जैसी समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं कभी कभी, तो जिसके कारण जो है जल प्रदूषण की समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं ड्रेजिंग की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। ड्रेजिंग का मतलब होता है कि जो पानी के नीचे जो गाद सिल्ट और जो बजरी वगैरह जो जम जाते हैं उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है समय समय पर, नहीं तो वो वेसल्स के स्मूथ नेविगेशन में जो है वो बाधा बन सकते हैं। ठीक है, तो ड्रेजिंग की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं इनएडिक्वेट इंटरमोडल कनेक्टिविटी, अपर्याप्त इंटरमोडल कनेक्टिविटी है। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज और
उस इनलैंड वाटरवेज और रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे जो है पर्याप्त नहीं है। तो ये जो है हमारे जो सीमलेस मूवमेंट है गुड्स एंड पैसेंजर्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ठीक है, तो अगर जो है अगर हम कोई भी सामान अगर हम पोर्ट के कहीं से भी ले भी आए और अगर वहाँ रोड कनेक्टिविटी या फिर रेल कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम वहां से वो सामान जो है वो कहाँ लेके जाएंगे। तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज्यादा समस्या आ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा समस्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है जो पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो सीजनल नेचर की होती हैं। एक जो है सीजन में ही जो है जब मानसून के सीजन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पे पानी वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे जो वेसल्स जो है उसको उसके मूवमेंट में जो है वो समस्या आ सकती है। यहाँ के जो पेनिनसुलर जो रीजन है वहाँ पे का रॉकी टेरेन है, जो कि स्मूथ नेविगेशन में जो है वो बाधा बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स के साथ भी कुछ जो है यहाँ पे समस्याएं जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे जो है वाटर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है समय समय पर जो है फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जो है नेविगेशन में जो है समस्या आ सकती है। इसी के साथ साथ जो सिल्टेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो जो भी हिमालयन रिवर्स है वो जब ऊपर से आ रही हैं तो अपने साथ बहुत ज्यादा जो है गाद लेके आती हैं, जो कि पानी के नीचे जम जाता है, जो कि जो हमारे जो वेसल्स हैं उनके मूवमेंट में जो है वो बाधा बन जाते हैं। तो इस तो सरकार द्वारा बहुत सारे पहल किए गए हैं जिससे कि इनलैंड वाटरवे को और ज़्यादा जो है बेहतर बनाया जा सकता है। तो अगर हम पहली बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सरकार द्वारा जो है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है लेकर के आया गया था। तो ये इसको जो है 2014-15 में इसकी घोषणा की गई थी और इसको जो है फुली फंडेड जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है वो किया जा रहा है। इसके इसके अंतर्गत जो भी कमर्शियल नेविगेशन के लिए जो है गंगा रिवर में सॉरी इसके लिए जो है गंगा रिवर में कमर्शियल नेविगेशन के लिए 1500 टन की जो वेसल्स है, कम से कम 1500 टन की जो वेसल्स है उसको जो है अलाउ कर दिया गया था कि वो गंगा रिवर में जो है नेविगेट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है 1620 किलोमीटर्स का जो है वाटरवे जो है वो गंगा नदी पर जो है विकसित किया जा रहा है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम सेकेंड देखें गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो वो जो है सागर माला जो है प्रोजेक्ट लेकर के आई थी 2015 में, जिसके अंतर्गत जो है जिसका उद्देश्य था पोर्ट लेड डेवलपमेंट। इंडिया में जो है पोर्ट लेड डेवलपमेंट करने का उद्देश्य से जो है सागर माला जो है प्रोजेक्ट लेकर के आया गया था, जिससे कि जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है हम लोग और ज़्यादा जो है बूस्ट कर सकते हैं। जितना भी जो पोर्ट से जो सामान लाने और ले जाने का जो पूरा जो इंटरमॉडल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत करना था। ठीक है, ताकि जो है पोर्ट से सामान जो है जल्दी से जल्दी जो है मार्केट तक पहुंचाया जा सके और मार्केट से जो है वो पोर्ट तक सामान जो है वो लाया जा सके, जिससे कि जो है कॉस्ट जो है जो पूरी जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको जो है वो कम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो वो था नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। ठीक है, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, जिसके अंतर्गत जो है 111 इनलैंड वाटरवेज को जो है मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उनको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो जो रिवर्स है, क्रीक्स है, एस्चुरीज है, उस पर जो है वो नेशनल वाटरवे से उसको कनेक्ट करने का इसमें प्रावधान रखा गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा जो है बूस्ट करने की इसमें बात कही जा रही है सरकार द्वारा, ताकि जो है यहाँ पे टर्मिनल और ड्रेजिंग प्रोजेक्ट्स में जो है टर्मिनल डेवलपमेंट और ड्रेजिंग प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है जो भी इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी और नेविगेबिलिटी को जो है वो और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स किया जा रहा है। ठीक है, रिवर्स को इंटरलिंक किया जा रहा है, तो जिसके कारण जो है वाटरवे को जो है और ज़्यादा बेहतर किया जा रहा है नेविगेशन के लिए। इसके बाद अगर हम लास्ट देखें तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, जिसको कि अनाउंस किया गया था 2020 में, और ये 10 इयर्स का जो है ये एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जो है कार्गो ट्रैफिक को बढ़ाने का जो है यहाँ पे उद्देश्य रखा गया है कि कार्गो ट्रैफिक को वर्ष 2030 तक जो है 2570 मेट्रिक टन जो है वो कर देना है। ठीक है, हर साल।
पैंडो। तो यहाँ पे जो है सरकार द्वारा जो है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अंतर्गत को लेकर के आया गया था, जिस जो कि 2020 में जो इसकी घोषणा हुई थी, और ये 10 इयर्स का जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है कार्गो ट्रैफिक को जो है बढ़ाने का प्रावधान जो है वो रखा गया था। तो इसके अंतर्गत जो है वर्ष 2030 तक, ठीक है, 2030 तक कार्गो ट्रैफिक को बढ़ाकर 2570 मैट्रिक टन कर देना है हर साल, ठीक है, पर एनम, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो है इससे जो है वाटरवे इंडस्ट्री को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा देने की बात की गई है, और साथ साथ जो है क्रूज टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की इसमें बात की गई है। इसी के अंतर्गत जो है वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड बनाने की भी जो है यहाँ पे बात कही गई है, जिसके अंतर्गत जो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के थ्रू जो है म्यांमार में भी जो है अपनी मैरीटाइम कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बेहतर बनाने की बात कही गई है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग जो है यहाँ पे जो है ज़रूरी है कि हम लोग जो है प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको इनलैंड वाटरवे के क्षेत्र में जो है लेकर के आए, ताकि जो है यहाँ पे कार्गो ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, टर्मिनल डेवलपमेंट के लिए, पोर्ट डेवलपमेंट में जो है हम लोग और ज़्यादा जो है उसको उसकी फंडिंग में जो है और ज़्यादा आसानी हो। इसी के साथ साथ जो है ग्रीन वेसल्स को हमें और ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, जिसके कारण जो है हम लोग पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, हम लोग जो है एक्वेटिक जो हमारा इकोसिस्टम है उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, और हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अपने टारगेट को जो है अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है व्हाट वर द की प्रोविजंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एंड हाउ आर दे सिग्निफिकेंट। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तुत प्रमुख प्रावधान क्या थे और वे किस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1976 में लाया गया था, जिस टाइम पर जो है जो इमरजेंसी का टाइम था, ठीक है, इमरजेंसी का टाइम था, उस टाइम पर जो है इसको लेकर के आया गया था, और इसको जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बहुत सारे जो है फेरबदल किए गए थे, बहुत सारे जो संशोधन किया गया था, जैसे कि मूल संरचना में संशोधन किया गया था, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और फेडरल बैलेंस जो संघीय संतुलन है उसको जो है यहाँ पे इस संशोधन के द्वारा जो है ये प्रभावित हुए थे। तो अब हम यहाँ पे जो है प्रमुख प्रावधान इसके क्या है उस पर नजर डाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारी प्रस्तावना है या फिर प्रियम्बल जो है उसमें 3 नए शब्द जो है वो जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द जो है वो जोड़े गए थे। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये जो सोशलिस्ट शब्द जो है, ठीक है, तो ये हमारे जो है समाज को और ज्यादा समावेशी और जो है समतापूर्ण समाज बनाने में जो है मदद करता है। ये हमारे जो हमारे जो आइडियल है कि हमारी जो कंट्री जो है एक सेक्युलरिस्ट कंट्री होगी, तो उसको जो है यहाँ पे उसको बढ़ाने में मदद मिलता है, और ये जो हमारी इंटीग्रिटी है ये जो है राष्ट्र एकता को बढ़ावा देने में जो है मदद करता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पार्ट 4A जो है यहाँ पर जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है यहाँ पे ऐड किया गया था, जो कि पहले यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर नहीं थी। तो ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, ये जो इतने भी जो हमारे जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो थी, ठीक है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो थी उनसे डील करने के लिए जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, जो कि लोगों में एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, ठीक है, उनको जो है राष्ट्र के प्रति जो है देशभक्ति जो है उनमें जागृत करती है। इसी के साथ साथ वो बताता है कि हमारी जो जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके जो है अपने नेशन की तरफ जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जैसे कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें हार्मनी को क्रिएट करना है। तो ऐसे ही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे नेशनल फ्लैग को जो है हमें रिस्पेक्ट दे देना है। तो ऐसे इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यहाँ पर जोड़े गए थे। हालांकि ये जो है ये किसी भी ये जो है नॉन एनफोर्सिएबल है, लेकिन जो है ये हमारे ये जो है लोगों को ये रिमाइंड कराता है कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं,
उनके राष्ट्र के प्रति। इसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड अगर हम देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जो है अमेंडमेंट किए गए थे और इसमें जो है 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो जोड़े गए थे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्टिकल 39A जो कि कहता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। तो इसमें समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का जो है प्रावधान रखा गया था ताकि जितने भी जो लोग हैं जो कि लॉयर को अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पास लॉयर्स नहीं है, तो उनको जो है सरकार द्वारा, स्टेट द्वारा जो है वहाँ पे उनको लॉयर उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनकी जो है लीगल प्रोसेस तक पहुँच को बढ़ावा दे सकें, ठीक है। तो लीगल प्रोसेस लीगल सभी लोगों की पहुँच जो है लीगल प्रोसेस तक पहुँच बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर आर्टिकल 39A को जोड़ा गया था। तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे ये इसमें कहा गया था कि जितने भी जो लोग हैं उनको जो है एक लीगली रूप से जो है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबका जो है लीगल प्रोसेस तक पहुंच होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे या फिर कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे एक आर्टिकल 39A को जोड़ा गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो आर्टिकल 43A को जोड़ा गया था जो कि कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट में जो है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिससे कि ऐसे कि अगर यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे भी वर्कर्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ज़्यादा ग्रो करती है। तो ये वर्कर्स में एक सेंस ऑफ ओनरशिप को जो है यहाँ पे क्रिएट करती है और साथ ही साथ जो है उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं जो भी डिसीजन लिया गया है उसको जो है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत होते हैं और यहाँ पे उनकी जो वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर वर्कर्स को लगता है कि उनके ग्रीवेंसेस, उनकी वॉइसेस जो हैं वो मैनेजमेंट तक उनकी सुनी जा रही है, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो मदद करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो आर्टिकल 48A को जोड़ा गया था जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये हमारे जो सरकार है उसको बताती है कि जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए उनको कुछ जो है एक्शंस लेने होंगे और कुछ पॉलिसीज को बनाने होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें, जो चौथा संशोधन अगर हम संशोधन की बात करें तो यहाँ पर जो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान की जो 7वीं सूची है उसमें भी संशोधन किया गया था। यहाँ पे जो है 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 स्टेट सब्जेक्ट थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। तो वो कौन कौन से 5 विषय हैं, वो एजुकेशन का विषय है, शिक्षा का विषय है, वन जो है, जंगली जानवर और पक्षियों से संबंधित जो है उनकी सुरक्षा, न्याय प्रशासन और वजन और माप के संबंधित जितने भी विषय हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका ये प्रभाव पड़ा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है उसमें और ज़्यादा वृद्धि की गई कि वो अब इस विषय पर भी जो है कानून बना सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो भी कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी जो विषय होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को जो है वो ऊपर रखा जाता है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस वहाँ पर जो है अगर स्टेट असेंबली ने वो बिल पास किया है और उसे प्रेसिडेंट का जो अगर वो मिल जाए, क्या कहते हैं, अप्रूवल मिल जाए, तो उसके बाद जो है वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट में जो है वहाँ पे इन विषय का जो है जो लॉ जो बनाया है स्टेट गवर्नमेंट ने वो प्रिवेल करता है। नहीं तो फिर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जो लॉज हैं वो जो है वो उसको ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे पूरे देश में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है इन विषयों पर फ्रेम करने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं फ्रोज द सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस टिल 2001, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस लोकसभा है और जो विधानसभा है सभी उनकी जितनी भी जो सीट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको फ्रीज कर दी गई थी, ठीक है, 2001 तक।
1971 का जो सेंसस है उसके बेसिस पर। ये क्यों किया गया था? क्योंकि उस टाइम पे जो है वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की समस्या बहुत ज़्यादा थी और फैमिली प्लानिंग मेजर्स लेने के लिए, ठीक है, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को लेने के लिए जो है ये कदम उठाया गया था, ताकि जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और सरकार को ये ना लगे कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करने में जो है उनको किसी भी प्रकार का सीटों का नुकसान हो रहा है। और ये जो है, ठीक है, इसको जो है फर्दर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक जो है एक्ट से जो है इसमें फिर से संशोधन किया गया और इसको में जो है 2001 के सेंसस के बेसिस पर जो है 2026 तक जो है इनकी जो लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उनकी सीटों पर जो है स्थिर कर दिया गया है। इसके बाद हम सिक्स्थ देखते हैं तो इसमें जो 14A पार्ट है उसको भी जो है यहाँ पर जोड़ा गया था, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स को क्रिएट करने की बात करता है। तो इससे जो है आर्टिकल 323A एंड 323B को जो है यहाँ पर जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो है ये पार्लियामेंट को जो है और ज़्यादा जो है एम्पावर करता है, ताकि वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का जो है वो गठन कर सके, जिससे कि जो है यहाँ पे जितनी भी जो सर्विस रिलेटेड जितनी भी जो क्वेरीज होती हैं, सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो होते हैं, उनको जो है आसानी से सॉल्व कर दिया जा सके, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे जो रेगुलर कोर्ट जो है उनके बोझ भी कम हो जाएंगे और जो है यहाँ पर जो उनका जो विवाद है उसको और कुशल तरीके से समाधान हो पाएगा स्पेशलाइज्ड कोर्ट में, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कोर्ट में कुशल तरीके से सारे डिस्प्यूट्स का निस्तारण किया जा सकता है। तो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, उनकी पोस्टिंग से रिलेटेड या फिर सर्विस कंडीशन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसके जो है जितने भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जितने भी जो डिस्प्यूट्स हैं उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जो है यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सेवेंथ, अगर हम बात करें तो मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बियॉन्ड स्क्रूटनी, संवैधानिक संशोधनों को जांच से परे कर दिया गया था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय कानूनों की वैधता का आकलन करने का विशेष अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 131A जो है इसमें जोड़ा गया है और इससे जो है यहाँ पर तो इसके अंतर्गत जितने भी जो सेंट्रल लॉज होंगे, ठीक है, सेंट्रल लॉज होंगे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की पावर जो है वो एक्सक्लूसिवली जो है सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनका जो जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट का था उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है और अब ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, कि वही केवल जो है सेंट्रल लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को तय करेगा। तो इसका क्या कारण था, क्योंकि जो है ऐसा हुआ कि ऐसा कई बार देखने को मिला कि जो है सेम सेंट्रल लॉज के लिए अलग अलग हाई कोर्ट में जो है वहां पर जो है उसके खिलाफ जो है वहां पे लोग जो है वहां पे उन्होंने रिट पिटिशंस डाल दी थी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए जो है ये ऐसा कदम उठाया गया था, केवल सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई थी। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई सेंट्रल लॉ जो है किसी एक हाई कोर्ट ने तो उसको वैलिड करार दे दिया, लेकिन दूसरे हाई कोर्ट ने जो है उसे इनवैलिड करार दे दिया गया, ठीक है। तो ऐसे जो है ये ओवरलैपिंग जो हो रही थी उसको कम करने के लिए जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जो है बियॉन्ड सिक्योरिटी उस जांच के परे से जो हाई कोर्ट्स थे उनके जांच के परे जो है वो कर दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा और रिट अधिकार क्षेत्र की शक्ति को जो है वो कम कर दिया गया था। तो इसमें क्या उन्होंने किया था कि जो आर्टिकल 32, 131 और 126 थे उसमें संशोधन किया गया था और ये बोला गया था कि जो भी पार्लियामेंट द्वारा जो लॉज पास किए गए जा रहे हैं वो जो है वो किसी भी कोर्ट में जो है उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता और बेसिकली जो भी 9th स्केड्यूल में जो भी लॉज जो है वो रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो है इससे जो है यहाँ पे पार्लियामेंट की अथॉरिटी जो हुई थी वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत हुई थी और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है उसको जो है उसमें जो है कमी की गई थी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है जितने भी जो लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं उनमें जो है जुडिशियल इंटरफेरेंस को कम कर दिया गया था और पार्लियामेंट अथॉरिटी जो है उसको और ज़्यादा जो है वो मजबूत कर दिया गया था। इसके बाद हम 9th देखें तो
नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। ठीक है, तो जो जितने भी जो डीपीएसपी जो हैं उनको लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती जो है वो नहीं दी जा सकती थी, ऐसे बोला गया था, ताकि जितने भी जो सोशल वेलफेयर के काम हो सके। ठीक है, तो उसको जो है ऊपर रखने के लिए जो है यहाँ पर डीपीएसपी को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है उसको कहा गया था कि डीपीएसपी को जो है को लागू करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट जो है अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसको जो है किसी भी न्यायालय में जो है वो चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो अगला अगर हम देखें तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए जो है बाध्य किया गया था इस संशोधन के द्वारा। इस संशोधन में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया गया था और कहा गया था कि इससे जो है शासन में जो है और ज़्यादा जो है स्थिरता लाएगी। लेकिन बाद में जो है फिर से जो है इसको घटा के जो है 5 साल ही कर दिया गया था। इसके बाद अगर हम फिर देखें तो कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को किसी भी राज्य में अपने सशस्त्र बलों को तैनात करने का जो है अधिकार दिया गया था। तो इससे जो है केंद्र सरकार को जो है और ज़्यादा है जो है मजबूत किया गया था, क्योंकि ये जो है ये पूरा जैसे कि हमने बात की कि ये इमरजेंसी के दौरान जो है यहाँ पे ये सारा जो है संशोधन जो है लेकर के आया गया था। तो यहाँ पे जो सरकार थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने बहुत सारे ऐसे प्रावधान इसमें इंट्रोड्यूस किए थे जो हमें यूनिटरी फीचर्स जो है वो दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन किया गया था। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को जो है क्रिएट करने का भी जो है प्रोविजन था। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि एक सेंट्रल जुडिशियल कैडर होगा जो जिससे कि जो है जो भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो हैं वो जो है जितने भी जो लोकल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होती है जजेस की नियुक्ति में, उससे जो है इससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो लोकल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को इससे कम किया जा सकता है, इससे और जो है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को जो है सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही अगर एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगी तो उसमें जो है हर क्षेत्र के, हर रीजन से, हर तरह के जो लोग आएंगे, तो एक जो टैलेंट पूल जो रिक्रूट होगा वो फर्दर जो है हमारे जो न्यायिक पूरी जो व्यवस्था है उसके लिए जो है बहुत अच्छा होगा। तो हमारी जो पूरी जो जुडिशरी सर्विस है इसमें जो है और ज़्यादा इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन करता है और हमारी जो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को जो है वो और ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो अगर हम पूरा देखें तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत तरीके से उसमें जो है बदलाव किए थे। जैसे कि कई सारे जो यहाँ पे अगर हम देखें तो कई सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि संविधान की 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। ठीक है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस लेकर के आए गए हैं। आपातकाल इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार की जो है शक्ति का जो है विस्तार किया गया था। इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इसमें एक प्रोविजन ये भी था कि जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं सॉरी, तो जो फंडामेंटल राइट्स जो है उनको जो है इमरजेंसी के दौरान जो है उसमें सस्पेंड करने का भी जो है प्रावधान था, जैसा कि हम लोग आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में जो है हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है पावर जो है इमरजेंसी के दौरान में और ज़्यादा बढ़ाई गई थी, न्यायिक शक्तियों में जो है वो कटौती की गई थी और मूल अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की जो है वरीयता दी गई थी। तो कहीं ना कहीं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पर पूरा जो है उसमें हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब लेकर के आया गया था तो यहाँ पर जो है उस टाइम की जो सिचुएशन थी उसको पूरा जो है मेंटेन करने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अपहोल्ड करने के लिए और हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है उसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने के लिए ये संशोधन जो है उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पर जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो हमें दिखाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और इसे जो है ये समय के साथ साथ विद टाइम, ठीक है, इसमें जो है हम लोग कोई भी चेंजेस ला सकते हैं उस समय के नीड के अनुसार में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये समय के साथ जो है इवॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे अमेंडमेंट्स जो है समय के साथ इवॉल्व हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भी, और एक ये लिविंग डॉक्यूमेंट है ये दर्शाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिसको कि फर्दर बाद में जो है यहाँ पे रिपील कर दिया गया था, जैसे कि जो जुडिशरी की पावर जो है कर्टेल
की गई थी उसे 43rd अमेंडमेंट एक्ट से जो है यहाँ पर उसको रिपील कर दिया गया। तो उसको फिर से जो है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसे लागू कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 से और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय द सोलर एनर्जी सेक्टर इन इंडिया, हाईलाइट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एनहांस द सोलर एनर्जी कैपेसिटी। भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करें, सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है यहाँ पर एक ट्रॉपिकल कंट्री है और जिसमें कि बहुत ज्यादा जो है सोलर रेडिएशन जो है हम प्राप्त करते हैं। तो इसको हम लोग हार्नेस करके जो है हमारी सोलर कैपेसिटी को जो है वो और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो भारत में प्रतिवर्ष जो है वो 3000 घंटे जो है धूप लेती है, जिसमें कि लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर जो है ऊर्जा जो है हम एनर्जी जो है उत्पन्न करने की क्षमता है। तो अगर हम इंडिया के सोलर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इंडिया की सोलर कैपेसिटी जो वर्ष 2014 में 2.8 गीगावाट थी वो 2024 में बढ़ के 82.6 गीगावाट हो गई है। और यहीं अगर हम लेटेस्ट आंकड़े की बात करें जनवरी 2025 की, तो ये 100 गीगावाट से भी ज्यादा की जो है इंडिया की सोलर कैपेसिटी अभी है। तो अगर हम देखते हैं तो 2023 में जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने ऐसा अनुमान लगाया था कि इंडिया अपनी जितनी भी जो बिजली उत्पन्न कर रही है उसकी 18% हिस्सा जो है वो सोलर सोर्सेज से जो है उत्पन्न करेगा वर्ष 2030 तक। तो इंडिया के लिए सोलर जो उसके जो सोलर टारगेट्स हैं वो जो हमारे जो एम्बिशंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि जैसे कि इंडिया ने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कहा था कि वो जो है 45% तक कार्बन एमिशन को जो है यहाँ पे डिक्रीज करने की बात इंडिया ने कही थी। और इसी के साथ साथ जो है नॉन फॉसिल फ्यूल जो कैपेसिटी है उसको जो है बढ़ाकर 50% जो है करने का इसमें इंडिया ने बात कही थी, ठीक है, वर्ष 2030 तक। इसी के साथ साथ जो COP26 हुआ था उसमें भी जो इंडिया ने बात कही थी कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी जो है उसको वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट जो है वो कर देगा। लेकिन इस पूरे पिक्चर में बहुत सारे जो सोलर एनर्जी सेक्टर के सामने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बाधाएं भी यहाँ पर हैं, तो हम एक नज़र उन पर डाल लेंगे। अब तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, आयात पर हमारी निर्भरता जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उससे जो है इंडिया के ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस तो की है, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे जो हमारी निर्भरता जो है सोलर मॉड्यूल्स को लेके, सोलर सेल्स को लेके, सोलर पैनल्स को लेके वो बनी हुई है, ठीक है। हम लोग पूरी तरीके से वो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है जब, और उसमें भी बेसिकली हम लोग जो है सारा जो है सोलर सेल्स वगैरह जो है चाइना से ही जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर जो इंडिया में अगर हम सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स बना भी रहे हैं तो उसके लिए जो है लिथियम की जरूरत पड़ती है, और लिथियम भी जो है हम लोग इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, वो चाइना से ही करते हैं। तो यहाँ पर इसके इत्सस जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे नुकसान है, जैसे कि इससे जो है ट्रेड डेफिसिट जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है। इससे जो है सप्लाई चेन रिस्क भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसा कि हमने पैंडेमिक के दौरान भी जो है वो देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो हमारे सोलर सेक्टर को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा जो है एक बाधा बनी हुई है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो है एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि अधिग्रहण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सोलर प्लांट्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस ज़मीन को अधिग्रहण करना जो है एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बना हुआ है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया एक डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, जहाँ पे कि आबादी जो है वो बहुत ही उसकी जो बहुत ही ज़्यादा जो है उसका जो घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड है, जिसकी वजह से जो है इसकी एग्रीकल्चर लैंड की डिमांड्स भी जो है वो बहुत है। अगर हम एग्रीकल्चर लैंड को सोलर एनर्जी की तरफ अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, या फिर ट्रांसफर करते हैं, तो इससे जो है हमारे पास एक जो बैलेंस बैठा पाना फूड सिक्योरिटी और रिन्यूएबल एनर्जी एस्पिरेशंस के बीच में है, वो बहुत ही बड़ी जो है हमारे सामने समस्या बनी हुई है। इसी के साथ साथ अगर हम भूमि अधिग्रहण करते हैं तो लोग जो है वहाँ से अपनी जगह से जो है वो डिस्प्लेस होते हैं, तो उनकी डिस्प्लेसमेंट, उनके रिहेबिलिटेशन, ये जो है अलग समस्या बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ ग्रिड का प्रबंधन और एकीकरण। तो यहाँ पे जो हमारे जो पावर ग्रिड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो पुराने हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं जो सोलर एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, उसका जो वोल्टेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट,
और जो वोल्टेज जो फ्लक्चुएट हो रहा है उसको जो हमारे जो एजिंग पावर ग्रिड्स हैं वो उसको जो है उसको संभाल पाने में जो है वो असक्षम है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ग्रिड को मॉडर्नाइज करना, उनको इंटीग्रेट करना या उसको एक्सपैंड करना, ये अपने आप में ही जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पूरा जो है वो प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके बाद हम देखते हैं वाटर स्कैर्स रीजन, पानी की कमी वाले क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में। तो अगर हम देखें तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको जो है जो सोलर पैनल्स जो हैं उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए इसको रेगुलरली जो है वो क्लीन करना होता है, धोना पड़ता है, जिसके कारण से जो है वहाँ पे जिस भी रीजन में सोलर पैनल्स लगाए गए हैं वहाँ पे वाटर की जो समस्या जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो राजस्थान जो है यहाँ पे हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन हम जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में जो है वो पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन कर पाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो है यहाँ पर हम वाटर कंजर्व करें या फिर जो है हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, तो ये यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ अफोर्डेबल फाइनेंस, किफ़ायती वित्त की कमी है, क्योंकि जो डिस्कॉम्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेप्थ में है। तो इसके लिए जो भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर जो है सोलर एनर्जी सेक्टर में वो है इन्वेस्ट नहीं करे, क्योंकि उनको ये डर है कि उनका कहीं पैसा जो है वो डिस्कॉम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लेट ना कर दे। तो जिसकी वजह से इस सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी देखने को हमें मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स जो है वो अलग ही प्रॉब्लम बनी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो इंडिया पे भी आया है, जिसके कारण इसके जो इंडिया का जो टेम्परेचर जो है समर्स में वो 48 डिग्री सेल्सियस से भी जो है वो ज़्यादा पहुंच जाता है। लेकिन सोलर पैनल, सोलर जो सेल्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो ऑप्टिमली जो है 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक ही जो है वो ऑप्टिमली कार्य करते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई होता है तो इनकी एफिशिएंसी में जो है 15 से 20% तक की जो है वो कमी आ जाती है। तो यहाँ पर जो है हीट वेव भी जो है वो बहुत बड़ा जो है वो बाधा बनी हुई है। हर 1 डिग्री अगर टेम्परेचर राइज़ होता है तो इससे जो है 0.5 डिग्री जो है वोल्टेज में जो है वो कमी आ जाती है। तो जिसके कारण जो है हम लोग पूरी तरीके से सोलर एनर्जी को जो है वो टैप नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो लॉन्गर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पीरियड है, ठीक है? तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसका रिटर्न जो है वो बहुत टाइम बाद मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको एग्ज़ाम्पल से समझें तो 1 किलोवाट का अगर हम सोलर पैनल लगाते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो करीब 60 से 70 हज़ार तक आती है। और जनरली जो है वो 3 किलोवाट का लगाया जाता है, जिसकी की कॉस्टिंग करीब जो है 1,80,000 जो है वो आती है। और ये 3 किलोवाट का जो सोलर पैनल है ये महीने में 360 डिग्री जो है यूनिट्स जो है वो जनरेट करता है। और ये 360 डिग्री की कॉस्टिंग जो है वो कितनी आएगी, इनटू अगर हम 7 करें तो वो है 2520 पर मंथ। और यही अगर हम इसको 12 पूरे साल की अगर हम देखें तो वो 30,240 रुपीज़ आता है, ठीक है? तो ये जो पूरा है साल में अगर हम 30,240 का ही अगर इसमें से अगर हमें रिटर्न मिल रहा है तो इस पूरी कॉस्ट को रिकवर करने में करीब 6 साल जो है वो लग जाते हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता है सोलर एनर्जी या फिर सोलर पैनल्स को अडॉप्ट करने में। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम रात में देखें तो डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उस टाइम पे जो है सोलर एनर्जी जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। इसके साथ-साथ हम देखते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम देखें तो इंडिया जो है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक 35,000 मेट्रिक टन जो है वो सोलर वेस्ट जो है वो उत्पन्न करेगा। और इसकी रिसाइक्लिंग, इसकी डंपिंग की जो है वो कोई भी जो है यहाँ पे पर्याप्त जो है फैसिलिटी उत्पन्न नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पीवीसी बनाने के लिए जो है सिलिकॉन का ज़रूरत होती है। और सिलिकॉन कैसे बनाया जाता है? वो बनाया जाता है जब क्वार्ट्ज को बहुत ही हाई
टेम्परेचर पे जब वो जो है वो उसको हाई टेम्परेचर पे जो है जब उसको हीट किया जाए, तो जिसमें कि इट्सल्फ जो है बहुत ज़्यादा कार्बन जो है वो एमिट होता है। तो यहाँ पर जो है ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है वो कुछ बने हुए हैं। इसके बाद जो है यहाँ जहाँ पे सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वहाँ के लोकल फ्लोरा एंड फौना पे भी जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि हमने देखा था भदला सोलर पार्क जो कि राजस्थान में जो है लगाया गया है। इसके बाद जो है रिसाइकलिंग सोलर पैनल जो है जो सोलर पैनल को रिसाइकिल करने के लिए अभी भी जो है कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, तो इन सब के कारण जो है यहाँ पर जो है बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जितने भी जो अगर जो डीकमीशन सोलर पैनल्स होते हैं वो क्या होगा, वो ऐसे ही जो है लैंडफिल्स में पड़े रहेंगे, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा जो है टॉक्सिक केमिकल्स जो है वहाँ से रिलीज हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। तो इंडिया में जो है इस सोलर पैनल्स को मेंटेन करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए जो है स्किल्ड वर्कफोर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसके कारण जो है जितने भी जो सोलर कंपनीज हैं उनको दूसरे सेक्टर से जो है वर्कफोर्स को लाकर उनको ट्रेन करना पड़ता है, जो कि इट्सल्फ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो है सरकार द्वारा जो है सब्सिडी दी जा रही है केवल सोलर पैनल्स पे, लेकिन इसके बाद इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो आती है वो जो भी ओनर है उन्हीं को बियर करना पड़ता है। जैसे कि अगर इसके साफ सफाई के लिए जो है वाटर बिल जो है वो आता है, इसके लिए जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है क्लीनिंग करानी पड़ती है तो उसकी क्लीनिंग का बिल आता है। तो और ये जो सोलर पैनल्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, जो कि आसानी से टूट जाते हैं। तो इन सबको मेंटेन करना, इन सबको जो है इन सब की जो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके कारण से लोग जो है यहाँ पे डिस्करेज हो रहे हैं कि वो जो सोलर पैनल्स को जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो है सरकार द्वारा जो है क्या क्या पहल की गई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पीएम कुसुम योजना है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना है, जिसमें कि उन्होंने बोला जिसका कि एम था कि वर्ष 2026 तक 30.8 गीगावाट सौर क्षमता को जोड़ने के लिए जितने भी जो डीजल पंप्स हैं उनको जो है उनको रिप्लेस करके जो है यहाँ पे सोलर पंप्स लगाने की बात की जा रही थी। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी पंप्स लगाए जाते हैं उसको डीजल पंप को हटाकर जो है सोलर पंप्स को जो है इंस्टॉल करने की इसमें बात कही गई थी। तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत जो है 30.8 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को बढ़ाना, इसके साथ साथ जो है 10 लाख डीजल पंप को जो है सोलर पंप से जो है रिप्लेस करने का उद्देश्य रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सृष्टि, जो कि सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया जो स्कीम है, इसके अंतर्गत जितने भी जो रूफ टॉप प्रोजेक्ट जो है उनके लिए जो है वित्तीय सहायता जो है सरकार द्वारा जो है वो उस वित्तीय लाभ जो है वो लोगों को पहुंचाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, तो ये 2024 में जो है इसको अनाउंस किया गया था और इसके अंतर्गत 10 मिलियन घरों को अपनी बिजली पैदा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से जो है ये पूरी योजना जो है वो लेकर के आई गई थी। और इसमें और इसी में जो है ये इस पूरी जो योजना है इसका वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर 2026 जो है इसमें जो बजट है उसका बढ़ाकर जो है इसका जो पूरा जो बजट है उसको बढ़ाकर 80% से बढ़ाकर जो है वो 20,000 करोड़ का जो है वो कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें जो सरकारी योजना है वो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जो इतनी भी जो ट्रेडिशनल जो हमारे जो पावर स्टेशन है वहाँ उसको और जो हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसको इंटीग्रेट करने के उद्देश्य से जो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया और फ्रांस की एक पहल थी वर्ष 2015 में। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर जो है इसका उद्देश्य था कि ग्लोबली, ठीक है, पूरे विश्व में जो है 1000 गीगावाट का जो है सोलर जनरेशन कैपेसिटी को जो है वो इंस्टॉल करने की इसमें बात कही गई थी। और इसी के साथ साथ जो है इसमें 1000 बिलियन डॉलर जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में जो है इन्वेस्ट करने की भी बात जो है वो कही गई थी। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है।
इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल सोलर फैसिलिटी फंड, जो कि ISA द्वारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा ही जो है बनाया गया था, जो कि जितने जितने भी जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को फंड करने का कार्य करता है। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल सोलर मिशन, जिसका कि उद्देश्य था वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा को उत्पन्न करना। PLI स्कीम लेकर के आए गए, ताकि जो है सोलर पैनल्स में जो है इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर हो सके। इसके बाद हम देखते हैं PM सूर्योदय योजना, जो कि जो PM सूर्योदय योजना जो है, इसके अंतर्गत जो है 1 करोड़ जो घर हैं, ठीक है, 1 करोड़ घर जो है रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की इसमें बात कही गई थी, ठीक है, जिससे कि जो घर के जो जितने भी जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपनी बिजली के खुद ही उत्पादन में जो है वो सक्षम हो सके, और जो है वो एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सके, जो कि एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट है उसके द्वारा। 100% जो है जो इसमें जो है FDI जो है वो इसके सोलर एनर्जी सेक्टर के अंतर्गत जो है 100% FDI जो है ऑटोमेटिक रूट से जो है उसकी स्वीकार्यता दी है, वो दे दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं सोलर पार्क स्कीम जो है वो सरकार लेकर के आई है, जिसमें कि अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर सोलर पार्क जो है बनाने की दृष्टि से पूरी स्कीम लेकर के आई थी, और इन जितने भी जो सोलर पार्क जो हैं जितने भी जो सोलर पार्क्स हैं उनकी कैपेसिटी कम से कम जो है वो 500 मेगावाट की होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर है फाइनेंशियल इंसेंटिव सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी जो सोलर पैनल्स जो हैं, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं, उसमें 10 साल तक जो है किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। जितने भी जो सोलर इक्विपमेंट्स है, जैसे कि सोलर लैंप है, सोलर हीटर्स हैं, सोलर पंप्स हैं, उस पे 30% की सरकार द्वारा जो है वो सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। और इसी के साथ साथ जो अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसमें भी जो है शुल्क में जो है छूट दी जा रही है, ताकि जो है इंटर स्टेट जो है आपस में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसमें उसका जो है ट्रांसमिशन जो है वो मुफ्त में किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है 2025-26, ठीक है, इसमें जो है इंडिया की जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का काम किया जा रहा है। इसमें जो है जो ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी जो है उससे जो है एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, अगर आप जो है रिसाइकिल कर रहे हो कोबाल्ट को, लिथियम को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अगर हम इसको अपने ही देश में रिसाइकिल करेंगे, तो जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स जो हैं उनकी जो कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगी। तो इस उद्देश्य से जो है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें जो है जो क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसके रिसाइकिल पर जो है यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। तो ये पहल जो है, ये सभी पहल जो है, ये नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा को अधिक किफ़ायती और सुलभ बनाकर इसे अपनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करती है, और जो कि हमारे जो भारत सरकार का जो कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ने का, उसको जो है यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम सोलर एनर्जी की बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेंगे यूपी के सोलर एनर्जी पॉलिसी के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 5 से, और क्वेश्चन है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 की प्रमुख विशेषताएं क्या है, अब इसको यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश की सोलर ऊर्जा नीति जो है ये नवंबर 2022 में जो है घोषित की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करना, और इसी के साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, या फिर हम कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं, उसके माध्यम से है बिजली के उत्पादन को जो है बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। तो उत्तर प्रदेश की जो सोलर एनर्जी पॉलिसी है, इसका उद्देश्य है वर्ष 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं का जो है परियोजनाओं को जो है इंस्टॉल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसके लक्षित क्षेत्र कौन से हैं, कि इसमें सबसे पहले अगर हम सोलर पार्क की बात करें, तो सोलर पार्क जो है वो 14,000 मेगावाट का इसमें लक्ष्य रखा गया है, कि इतनी जो है एनर्जी के सोलर एनर्जी जो है वो जनरेट करेंगी। जो आवासीय सौर रूफटॉप जो है उससे 4500 मेगावाट बिजली
उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगर हम नॉन रेसिडेंशियल सोलर रूफटॉप देखें तो उसमें जो है 1500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। और पीएम कुसुम योजना जो चलाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा, उससे जो है 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन का जो है यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो सौर ऊर्जा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के आकलन के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 22.83 गीगावाट की जो है यहाँ पे सौर क्षमता है। तो इस क्षमता को जो है हार्नेस करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो है सोलर एनर्जी पॉलिसी जो है वर्ष 2022 में लेकर के आई गई थी। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि आखिर इसके क्या-क्या की फीचर्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो इसकी जो नोडल एजेंसी जो है वो होगी यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसी के अंतर्गत अगर हम इस बात करें तो अयोध्या को जो है ये एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। और उसके बाद नोएडा और अन्य 16 नए नगर निगम जो है उनको जो है सोलर सिटी के रूप में जो है वहाँ पे विकसित करने का इसमें उद्देश्य जो है वो रखा गया है। तो इसके अंतर्गत जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसके आधार पर शहरों में जितनी भी जो सोलर सिटीज हैं उनमें वहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है सरकार द्वारा दिए जाएंगे 100 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सूर्य मित्र। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत जो है 30,000 युवाओं को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि जो है यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इंस्टॉलेशन में कि सोलर प्रोजेक्ट जो है या फिर सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल कैसे होते हैं, उनके ऑपरेशंस के, उनके रिपेयर के लिए, उनके मेंटेनेंस में जो है उनको प्रशिक्षण दी जाएगी। और जैसे कि जो है सोलर पंप्स जो है उसको रिपेयर करना है, उसको इंस्टॉल करना है, सोलर लाइट्स को रिपेयर करना है, तो इसकी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो 30,000 युवा जो हैं इनको सूर्य मित्र का नाम दिया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कैपिटल सब्सिडी जो है वो पहुंचाई जाएगी। तो जितने भी जो सोलर पार्क्स हैं जहां पर की जो उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 5 मेगावाट या उससे अधिक है, ठीक है, या उससे अधिक है और वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी भी इंस्टॉल्ड है, तो उस वहां पर जो है सरकार द्वारा जो है उसको कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी 2.5 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, इससे जो है यहाँ पे जो सोलर एनर्जी की जो स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। प्लस जो यहाँ पे जो लीन पीरियड होते हैं या फिर हाई डिमांड पीरियड जो है उसमें जो है बिजली की आपूर्ति का जो है इसमें उससे जो है बिजली की आपूर्ति को जो है किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, अगर हम देखें तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में जितने भी जो सौर ऊर्जा परियोजनाएं जो हैं जो लाइन्स बिछाई जा रही हैं, ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही है, उसकी जो पूरी कॉस्ट जो है वो राज्य सरकार द्वारा ही जो है वो उठाई जाएगी। और जो भी 20 किलोमीटर तक, ठीक है, तो जितनी भी जो भी सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं तो उसके 20 किलोमीटर के रेडियस का जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उसका खर्चा जो है वो सरकार द्वारा ही जो उठाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ लैंड बैंक। लैंड बैंक एक क्रिएट किया जाएगा, किसके द्वारा, वो जो नोडल एजेंसी थी ना हमारी यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, ठीक है, तो फिर वो जो है उसके द्वारा जो है एक लैंड बैंक क्रिएट किया जाएगा जिसके अंदर जितने भी जो राजस्व भूमि है या फिर ग्राम सभा की भूमि है उसको जो है सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो लीज पर दिया जाएगा, सरकारी संस्थानों के साथ साथ जो है प्राइवेट संस्थानों को भी। तो 30 सालों के लिए इसे लीज पर दिया जाएगा। जितने भी अगर सरकारी संस्थान को अगर हम लीज पर देते हैं तो उसका किराया होगा 1 रुपीज पर एकड़ पर ईयर। और यही अगर हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देते हैं तो इसका किराया होगा 15,000 रुपये पर एकड़ पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड बैंक जो है वो क्रिएट करने की बात कही गई है। इसके बाद हम देखते हैं जितनी भी ज़मीनें जो है लैंड सीलिंग के अंतर्गत आती हैं या फिर जो है लैंड यूज़ के लिए जो है अगर चेंज करना है कि वहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए जो है सरकार द्वारा जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पे उसको छूट दी गई है। अगर कोई भी सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए जो है किसी भी पॉल्यूशन के लिए जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की स्थापना करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा परियोजना के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर जो है स्टैम्प शुल्क में भी जो है 100% की छूट दी जा रही है राज्य सरकार द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है 13.5 लाख घरों को जो है सोलर रूफटॉप पावर प्लांट से जो है कनेक्ट करने का इसमें बात कही गई है कि यहाँ पर जो है
जो 13.5 लाख जो रेसिडेंशियल हमारा रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स जो थे वो 13.5 लाख घर पर जो है वो लगाए जाएंगे, जिससे कि 4500 मेगावाट की पावर जो है वो जनरेट होगी। इसी के साथ साथ जो है नॉन रेसिडेंशियल सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट्स की भी बात की गई है, जिसमें कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं, पीएसयूज हैं, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर जो है सोलर रूफटॉप प्लांट्स लगाए जाएँगे चरणबद्ध तरीके से। ठीक है? इसी के बाद हम देखते हैं कि सौर यूपी योजना है जो है यहाँ पर जितनी भी जो अ, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है, ताकि जो है यहाँ पर ताकि जो है अ, ताकि जो है यहाँ पर जो भी बिजली उत्पन्न हो रही है उसको ग्रिड से कनेक्ट करके जो है वो दूसरी जगह स्थान पर भी जो है वो पहुंचाई जा सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग के जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, क्लाइमेट चेंज के जो कंसर्न्स हैं, उसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की ये जो सोलर पॉलिसी जो है ये बहुत ही जो है एक सराहनीय कदम है। तो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा जो है कई स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, बहुत सारी जो है वित्तीय इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, सरकार द्वारा जो है सपोर्ट दिया जा रहा है, ताकि जो है यहाँ पे एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सके, ताकि लोगों को जो है एनकरेज किया जा सके कि वो सोलर प्लांट्स की तरफ जो है बढ़े, और साथ साथ जो है सोलर सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट को भी और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिफाइन प्रोबिटी इन गवर्नेंस, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड द मेजर्स टू इंश्योर प्रोबिटी इन गवर्नेंस। शासन में ईमानदारी या फिर हम कह सकते हैं सत्यनिष्ठा को परिभाषित करें, इसके महत्व और शासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उपाय पर भी चर्चा करें। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन का पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस या फिर शासन में ईमानदारी का। तो जो प्रॉपर्टी शब्द जो है ये एक लैटिन शब्द प्रोबिटास से लिया गया है, जिसका की अर्थ होता है ऑनेस्टी या फिर गुड। ठीक है, ईमानदारी या फिर अच्छा। तो ये जो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस जो है ये किसी भी व्यक्ति के नैतिक चरित्र को दर्शाता है। ये उसके अनशेकेबल नैतिक मूल्य, ठीक है, जो एथिकल वैल्यूज को जो है या फिर मॉरल वैल्यूज को जो है यहाँ पे दर्शाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सुशासन के लिए। जो है प्रॉबिटी इन गवर्नेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हमारे जो सिस्टम जो है जो हमारी जो हमारा जो पूरा जो गवर्नेंस प्रणाली है, उस शासन प्रणाली है, उसको और ज़्यादा कुशल बनाने में मदद करता है, और साथ ही साथ हमारे सामाजिक आर्थिक विकास में भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी शासन के जितने भी जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसको जो है उसमें हाई मॉरल प्रिंसिपल्स को ये दर्शाता है। तो ये सुनिश्चित करता है कि पूरे जो स्ट्रक्चर है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें लोगों की जो है जवाबदेही तय की गई हो। तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री, ये सब जो है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के कुछ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके महत्व को समझें, तो सबसे पहले क्या है कि ये हमारे जो शासन में जो है विश्वास, लोगों का विश्वास जो है वो पैदा करता है, कि क्योंकि यहाँ पर अगर लोगों को लगेगा कि जो है सरकार द्वारा या फिर जो सरकार की जो संस्थाएं हैं वो अगर अपने अच्छे से ढंग से काम कर रही हैं, वो बिल्कुल जो है ऑनेस्टी से काम कर रही हैं, तो उनका जो है विश्वास उन संस्थाओं में जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है, और अल्टीमेटली जो सरकार पे जो ट्रस्ट है उनका और ज़्यादा बढ़ता है। और अगर सरकार पे ट्रस्ट होता है तो जो भी सिटीजन होते हैं वो जो है जितने वो सरकार के साथ जो है कोऑपरेट करते हैं किसी भी पॉलिसी इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में, या फिर किसी भी जो है सामाजिक कार्य को इम्प्लीमेंट करने में जो है जो भी सिटीजन जो है वो सरकार की मदद करती है, जिससे कि पूरे जो सुशासन में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मदद मिलती है। ठीक है, तो ये हम शासन में विश्वास को पैदा करता है। इसके बाद हम देखते हैं इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। तो ये जो प्रॉबिटी है, जो ईमानदारी है, ये जो है
ये पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं उनमें जो है जवाबदेही को जो है सुनिश्चित करता है। जब कोई भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं अगर अपनी जवाबदेही समझते हैं जो उनके हायर ऑफिशियल्स है उनके प्रति, जो जनता है उनके प्रति, तो वो जो है अपना कार्य जो है पूरी की पूरी ईमानदारी से करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, सार्वजनिक सेवाओं का जो है कुशल वितरण होता है। तो यहाँ पर जो है ये हमें करप्शन को मिनिमाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने जो है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी समझ रहा है, वो जो है अपने एथिकल बिहेवियर बिहेवियर एथिकल उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एथिकल है, जिससे कि जो है करप्शन को मिनिमाइज करने में मदद मिलेगी। करप्शन मिनिमाइज होगा तो जाहिर सी बात है जितनी भी जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उसका भी कुशल वितरण होगा। ठीक है, तो अगर जो है करप्ट प्रैक्टिसेस को जो है कम करने में मदद मिलेगा, और इससे जो है जितनी भी जो वेरियस स्कीम्स के जो बेनिफिशियरीज हैं उनका लाभ जो है उन तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे ये सुनिश्चित करेगा कि जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है या फिर उनके पास जो भी फंड्स हैं, ठीक है, उसका किसी भी प्रकार से जो है वो मिसयूज नहीं हो रहा है। अगर फंड्स मिसयूज नहीं होगा, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो है पूरी ईमानदारी से होगा, सो जाहिर सी बात है कि सार्वजनिक सेवाओं का जो है वितरण भी जो है वो और ज्यादा एफिशिएंट होगा। इसी के साथ साथ जो है अगर जितनी भी जो पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं वो समाज कल्याण के लिए बनाई जा रही हैं, सामाजिक उत्थान के लिए बनाई जा रही हैं, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, उससे हमारे आर्थिक विकास में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या उपाय करके जो है हम लोग प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ठीक है, जो शासन में जो है ईमानदारी को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एनहेंस ट्रांसपेरेंसी। हमें पूरे पूरे शासन प्रणाली में जो है एक पारदर्शिता जो है उसको सुनिश्चित करना होगा, तभी जो है हम लोग जो है ईमानदारी को जो है शासन में ईमानदारी को जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है ये एक बहुत ही अहम एलिमेंट है प्रोबिटी को सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जितनी भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पहले से ही अपनी पॉलिसीज, अपनी जो उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके जो डिसीजंस हैं, उसको पहले से ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है या फिर पब्लिक को जो है उसके बारे में पहले से ही जो है अवेयर कराएं और प्रोएक्टिव उनको एक स्टेप लेना पड़ेगा, जिससे कि जो है पूरे सिस्टम में जो है हम लोग ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो है वेबसाइट्स के थ्रू जो है सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है एनुअल ऑडिट्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकती है। एनुअल रिपोर्ट्स जो है कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो पब्लिश करती है, जिससे कि लोगों तक अपनी सारी जानकारी पूरे साल उन्होंने क्या कार्य किया है, कितना उसमें एक्सपेंडिचर हुआ है, जिसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में उनको जो है यहाँ पर पब्लिश करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। हर जो भी पब्लिक ऑफिशियल है उसके उसके कार्य के प्रति जो है वो जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर वो समझेगा कि उसको वो आंसरेबल है अपने हायर अथॉरिटीज को, अपने जो है सिटीजन्स के तरफ, तो वो अपना कार्य जो है वो पूरी ईमानदारी से करेगा। इसके बाद हम देखते हैं आचार संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तो जितने भी जो पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं उनमें एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए उनके लिए जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की जरूरत है, ताकि उनके जो एक्शंस जो हैं उसमें और ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिविटी जो है उसको लेकर के आया जा सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे पर्सनल डिस्क्रिशन की जो समस्या होती है उससे जो है बचा जा सकता है। और जो है यहाँ पे जो है उनके जो रूल्स हैं, उनके जो सर्विस रूल्स हैं उसको अध्ययन करके, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जुडिशरी में जो है हम लोग जो है यहाँ पर उनकी जो प्रोबिटी जो है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस जो है उसके जरिए हम लोग जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके, आईटी का यूज करके जो है प्रोबिटी इन गवर्नेंस को सुनिश्चित कर सकते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पे है, ऑनलाइन सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, तो जिससे जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन डिस्क्रिशन जो है उसको कहीं ना कहीं कम करने में मदद मिलती है, जिससे कि जो है उनको बहुत ही कम चांस मिलता है करप्शन का। ठीक है, तो हम करप्शन को कम कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों के टकराव से जो है बचना चाहिए। जितने भी जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको ऐसे सिचुएशन से बचना चाहिए जहाँ पे कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जुडिशरी में, ठीक है, जुडिशरी में ऐसा कहा जाता है कि जजेस जो है अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं अगर उनका जो है कोई भी अगर वो किसी भी तरीके से पर्सनली जो है उस केस से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों के टकराव से जो है बचना चाहिए, तभी जो है हम लोग उस पूरा जो भी सिचुएशन है उसको जो है हम लोग एक ऑब्जेक्टिव तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, प्रशिक्षण और शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को प्रोबिटी, ईमानदारी के बारे में जो है पहले से बताना चाहिए, करप्ट प्रैक्टिसेस के नुकसान के बारे में बताना चाहिए। तभी जो है हम लोग आगे चल के एक ऐसी जनरेशन को पैदा कर सकते हैं जो कि जो कि ईमानदार हो, जो कि जिससे कि हमें करप्ट प्रैक्टिसेस को कम करने में जो है वो मदद मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनकी भी समय समय पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको भी समय समय पर जो है मॉरल एजुकेशन जो है उनको देने की ज़रूरत है, ताकि उनमें जो है मॉरल प्रिंसिपल्स को इनकलकेट किया जा सके। एनुअल ऑडिट्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सरकारी संस्थाओं का वार्षिक वार्षिक ऑडिट होना चाहिए, ताकि जो है जितने भी जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनको पता है कि अगर उनका ऑडिट होगा तो उनकी जो भी अगर उन्होंने कोई भी अनएथिकल काम किया है तो वो वहाँ पर जो है सामने सबके सामने आएगा, ठीक है। तो एनुअल ऑडिट्स पे हमें जोर देना चाहिए। ऑडिट्स के अंतर्गत जो है यहाँ पर उनके क्या जो भी प्रोजेक्ट वो उन जिस भी प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया है उसके जो है एनुअल ऑडिट्स होने चाहिए, जिससे कि पूरा जो प्रोसेस है उसमें और ज़्यादा जो हम लोग ट्रांसपेरेंसी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उसमें हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का फंड जो है वो मिसयूज तो नहीं हुआ है। जिस चीज़ के लिए जो है फंडिंग थी उसके लिए जो है वही उसी काम के लिए यूज़ हुआ है, कहीं एक्स्ट्रा तो काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एनुअल ऑडिट्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है सोशल ऑडिट, सामाजिक ऑडिट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर कि नागरिक द्वारा और जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे जो है वो निगरानी करते हैं, और उनकी अगर कहीं पे भी उनको लगता है कि कहीं पे भी कोई भी काम जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा तो वो आवाज़ उठा सकते हैं। इसके साथ-साथ हम देखते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर पॉलिसी फॉर्मुलेट हो रहा है कोई भी तो फिर उसमें भी जो है सिटीज़न्स की जो है भागीदारी होनी चाहिए, ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें हम लोग और ज़्यादा जो है पारदर्शिता को और ज़्यादा सुनिश्चित कर सकें, और अल्टीमेटली जो है हम लोग जो है पूरे शासन प्रणाली में जो है और ज़्यादा ईमानदारी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है सरकार द्वारा लेजिस्लेटिव मेजर्स भी लिए गए हैं, जिससे कि हम लोग जो है यहाँ पे पूरे शासन प्रणाली में ईमानदारी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, जिसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है आवाज़ उठाता है किसी भी करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ, तो उसकी जो है गोपनीयता जो है वो रखी जाती है, और उसके अगेंस्ट जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेके आई थी सरकार 2005 में, जिसमें कि पब्लिक जो है वो किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन के बारे में जो है जानकारी हासिल कर सकती है, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में, उनके फंड किस प्रकार से यूज हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है और ज़्यादा पारदर्शिता जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो है इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो हैं कई सारी एस्टैब्लिश की गई हैं, जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, क कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट है। तो ये सब जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो हैं ये भी जो है ओवरसी का काम करती हैं कि किसी भी प्रकार की जो करप्ट प्रैक्टिस जो है वो नहीं हो रही है। तो इसके साथ-साथ हम यहाँ पे जो है हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर के आने की ज़रूरत है, ताकि जितनी भी जो ये जो एंटी करप्शन बॉडीज़ जो हैं, ठीक है, ये इनको और ज़्यादा जो है और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। इनकी जो है इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के साथ-साथ जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इनको बचाने के लिए जो है इनको जो है और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाना होगा। इनको और ज़्यादा जो है वेल रिसोर्स्ड बनाना की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लगाने ज़रूरी हैं, ताकि जो है सिटीज़न्स
को बताया जा सके उनकी राइट्स के बारे में और एथिकल गवर्नेंस की सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ उपाय हैं जिसे करके कि हम लोग शासन में ईमानदारी को जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि हमारे फर्दर जो है सुशासन में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मदद करती है। ठीक है, इसके लिए जो है सरकारी प्रक्रियाओं में जनता का जो है विश्वास बढ़ता है और साथ ही साथ ये निष्पक्षता जो है वो सुनिश्चित करती है और सरकारी प्रणाली को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाती है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 6 से, और क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द लॉस ऑफ वेटलैंड्स इन उत्तर प्रदेश, हाईलाइट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द स्टेट्स वेटलैंड। उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमि के नुकसान के पीछे क्या कारण है, राज्य की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालें। तो उत्तर प्रदेश के अगर हम वेटलैंड्स देखें तो यहाँ पर टोटल जो है 1,33,434 वेटलैंड्स है, जो कि स्टेट का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 5.16% जो है हिस्सा है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 10 रामसार साइट्स हैं। रामसार साइट्स कौन सी होती हैं? रामसार साइट्स वो हैं जो कि ऐसी वेटलैंड्स है जो कि किसी भी प्रकार की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, और उत्तर प्रदेश में जो है सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं, पहले नंबर पे जो है वो तमिलनाडु है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर जो है वेटलैंड्स के डिग्रेडेशन के या फिर जो लॉस हो रहा है उसके क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है पोल्यूशन। ठीक है, प्रदूषण बहुत ही बड़ा कारण। तो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवर वेस्ट जो है वो नदी नालों में जो है वो छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण से जो है वेटलैंड्स पर जो है बहुत ज़्यादा जो है खतरा होता है। जो भी वाटर बॉडीज हैं वो तो प्रदूषित होती हैं, साथ साथ जो वहाँ पे बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, प्लांट्स हैं, वो सब भी, उन पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो फ्लोरा और फौना दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे कि जो है हमारे वेटलैंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, विकास गतिविधियों की वजह से भी जो है हमारे वेटलैंड्स जो है हम खोते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यूपी जो है मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है जनसंख्या है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर जो है और ज़्यादा हाउसेस की और ज़्यादा डेवलपमेंट की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके कारण से जो है वेटलैंड्स का जो है हम लोग खोते जा रहे हैं। वेटलैंड्स की जो है भूमि पर जो है वहाँ पे जो है डेवलपमेंट कार्य जो है वो किया जा रहा है। वेटलैंड के एरियाज के पास जो है रोड कंस्ट्रक्ट की जा रही है, जिससे कि जो है वेटलैंड्स जो है वो और ज़्यादा जो है प्रदूषित हो रहे हैं। वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, जिसके कारण से भी हम लोग जो है वेटलैंड को खोते जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं चेंज इन लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उस हिसाब से जो है यहाँ पे फूड की डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी। फूड की डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर जो है और ज़्यादा जो है भूमि पर हम लोग जो है क्रॉप्स को लगाएंगे, जिसके कारण जो है यहाँ पे वेटलैंड जो है उसका जो है यहाँ पे ह्रास हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेसिव ग्रेजिंग, अत्यधिक चराई। तो वेटलैंड्स के आसपास जो है घास बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो है अक्सर देखा गया है कि लोग अपने मवेशी को लेकर के आते हैं घास चराने के लिए, जिसके कारण से जो है वहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे कि यहाँ पे वेटलैंड्स में जो है वो हमें कमी देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेसिव इरिगेशन, अत्यधिक सिंचाई है। तो जो वेटलैंड्स जो है वो जनरली जो है वहाँ पे सीजनल नेचर के होते हैं, किसी सीजन में वहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो फार्मर्स जो होते हैं वो उसका पानी जो है वो इरिगेशन पर्पस के लिए जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो उनका जो वाटर लेवल जो है वो और ज़्यादा जो है वाटर टेबल जो है वो और ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसके कारण से जो है वेटलैंड्स जो है वो सूख जाते हैं। ठीक है, ड्राई हो जाते हैं, तो इसके कारण जो है वेटलैंड्स को हम लोग खोते जा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो उनका जो है अगर अत्यधिक उपयोग होगा तो ये सारा जो है बह करके कहाँ जाता है, वो हमारी नदियों में ही जाता है, जो जिसके कारण जो है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होते हैं और अल्टीमेटली जो है हम लोग वेटलैंड्स को खोते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो है हमारे रेनफॉल पैटर्न में, टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। जिस टेम्परेचर में बदलाव देखने के कारण जो है सी लेवल जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि जो पूरा कोस्टल वेटलैंड इकोसिस्टम जो है वो नकारात्मक रूप से उस पर प्रभाव पड़ा है। प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल चेंज हो रहा है, जिसके कारण जो है वाटर अवेलेबिलिटी जो है, ठीक है, वाटर की जो मात्रा जो अवेलेबल हो रही है वो उसमें भी जो हमें चेंज देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे वेटलैंड के लिए बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो बना हुआ है। डिफॉरेस्टेशन है,
डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए जो है पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो आसपास तो वहाँ पे जो है आसपास के एरिया में जो है सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम, सिल्टेशन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण से जो है हमारा वेटलैंड्स का जो है वो लॉस हो रहा है। इसमें जो है आक्रामक प्रजातियां या फिर इन्वेसिव स्पीशीज जब हम वहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो वो जो है नेटिव स्पीशीज के साथ जो है compete करते हैं और पूरे इकोसिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, जिस और अल्टीमेटली जो है वेटलैंड इकोसिस्टम पर भी उसका असर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ वाटर चेस्टनट, वो सिंघाड़े की खेती हो रही है उन्नाव और आसपास के इलाकों में, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिकली बात करें तो आसपास में जो है सिंघाड़े की खेती की वजह से भी जो है वहाँ के आसपास के वेटलैंड्स को जो हम लोग खोते जा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव कल्टीवेशन हो रहा है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत से ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज, फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज हो रहा है, जिसके कारण जो है वहाँ का वेटलैंड जो इकोसिस्टम है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। अत्यधिक मछली पालन, ठीक है, एक्सेसिव फिश कल्टीवेशन है, जिससे कि पूरा जो है यहाँ पे अगर हम फूड चेन जो देखें वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है और अल्टीमेटली जो है वेटलैंड इकोसिस्टम पर भी जो है नकारात्मक रूप से हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि हम लोग जो है वेटलैंड्स को जो है कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक जो है वेटलैंड को एज इको टूरिज्म साइट के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। अगर हम उदाहरण देखें तो रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर में ऐसी पहली साइट है जिसको कि वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड के रूप में जो के अंतर्गत जो है वो चिन्हित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं रामसर कन्वेंशन जो है जिसको कि 1975 में लेकर के आया गया था। तो ये जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड है उनको संरक्षित करने के लिए जो है यहाँ पर इस कन्वेंशन का जो है उद्देश्य था। तो इसमें जो है यूपी की जो 10 रामसर साइट्स जो है उसको जो है कंजर्व करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत जो है अमृत धरोहर पहल जो है वो स्टार्ट की गई थी 2023 में, जिसमें कि जितनी भी जो रामसर साइट्स जो है उसके कंजर्वेशन को का काम करने के लिए का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि जो है वहाँ पे लोकल लेवल पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और साथ साथ जो है लोकल लाइवलीहुड को भी जो है और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं वेटलैंड रूल्स ऑफ 2017, ठीक है। तो यहाँ इसके अंतर्गत जो है राज्य के 9 जिले ऐसे हैं जिसमें 50 वेटलैंड को जो है अधिसूचित किया गया है और इसमें जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार के जो है इंडस्ट्रीज को लगाना जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जो है प्रोहिबिटेड है, ठीक है। किसी भी प्रकार का एनक्रोचमेंट जो है प्रोहिबिटेड है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए जो है पेनाल्टी या फिर पनिशमेंट भी जो है पनिशमेंट का भी प्रावधान दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं विलेज वेटलैंड्स कमेटी जो है, ग्राम वेटलैंड समिति जो है उसका गठन किया गया है और इसको जो है 24 अक्टूबर 2024 को जो है अधिसूचित किया गया था। इसके अंतर्गत जो इतने भी जो भी संरक्षण प्रयास को बढ़ाने और वेटलैंड संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है जो ग्राम प्रधान जो है उसके अंतर्गत जो है वो समिति बनाई गई है, ठीक है, जो कि लोगों में जो है वेटलैंड की इम्पोर्टेंस के बारे में उनको और ज़्यादा जो है वो जागरूक करेंगे, उनको उसके कंजर्वेशन के बारे में जो है और ज़्यादा जागरूक करेंगे और ये प्रदेश के 58,000 जो ग्राम पंचायत जो है उसमें जो है यहाँ पर ये समिति बनाई गई है। इसके साथ साथ जो है वेटलैंड डे जो है उसको भी मनाया जाता है ताकि हम लोग वेटलैंड्स के प्रति जो है लोगों को और ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो राज्य में प्रमुख वेटलैंड को पर्यटक, शैक्षणिक, मनोरंजन और खेल केंद्रों के तौर पर जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि इनके संरक्षण में और ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये जो पूरा हब होगा, ठीक है, तो ये जो वेटलैंड्स जो जो यहाँ पे जो है ये जो हब बनाया जाएगा इसको जो है रोड से कनेक्ट करने की इसमें बात की गई है। इसके साथ-साथ यहाँ पे जो है होटल्स और लॉजिंग फैसिलिटी भी जो है यहाँ पे बनाई जाएगी और यहाँ पे जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि बोटिंग है, वाटर स्पोर्ट्स है, इन सबको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो
यहाँ पे अगर वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग को अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए भी जो है प्रयास किया जा रहा है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो पार्वती अगरा बर्ड सेंचुरी और टिकरी फॉरेस्ट जो है इसको इको टूरिज्म हब्स के रूप में जो है वो विकसित इसको किया जा रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं संभागिता मिशन। संभागिता मिशन के अंतर्गत जो है विकास योजना में आधुनिक संरक्षण को जो है शामिल करने और सतत विकास सुनिश्चित करने पर जो है ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गंगा नदी है उसमें किसी भी प्रकार का जो है अनट्रीटेड म्यूनिसिपल सीवेज और इंडस्ट्रियल एफुलिएंट को डिस्चार्ज करना जो है पूरी तरीके से जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये जो है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी द्वारा जो है इसको जो है इसके द्वारा जो है ये पूरा अनाउंस किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी के दोनों ओर जो है 10 किलोमीटर की सीमा में आने वाली आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जा रहा है, जिसमें कि किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पे अ, अ, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को जो है प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत जो है 282 वेटलैंड्स को जो है वो चिन्हित किया गया है, जिसको कि जो है जिसको कि रिस्टोरेशन का कार्य जो है उसका किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो कि राज्य के 13 स्पेसिफाइड वेटलैंड्स के ऊपर जो है ये लगाया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल गुणवत्ता की जो है निगरानी की जा रही है। गंगा नदी और गोमती नदी की जो है जैव निगरानी की जा रही है। जो गोमती रिवर है और गंगा रिवर जो है इसकी बायोलॉजिकल हेल्थ को जो है इसका बायोलॉजिकल हेल्थ को जो है समय समय पर जो है मॉनिटर किया जा रहा है और इसके पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वेटलैंड एटलस बनाने की एटलस यूपी वेटलैंड अथॉरिटी द्वारा जो है यहाँ पे 2019 में बोला गया था वेटलैंड एटलस बनाने का, जिससे कि जो है वेटलैंड्स को चिन्हित किया जा सके, उन वेटलैंड्स को भी इंक्लूड किया जा सके जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर हैं, ताकि जो है सभी को कंजर्व करने में मदद मिल सके। तो अगर हम पूरा एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो यहाँ पे सकरनी रिवर जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की उत्तर प्रदेश में, उसका जो है यहाँ पे रिस्टोर किया गया है, उसका जो है जीर्णोद्धार किया गया है। इस पूरी परियोजना की जो लागत आई थी वो आई थी 1.35 करोड़ और ये प्रोजेक्ट जो है मनरेगा के अंतर्गत जो है इसके के तहत जो है इसको पूरी की गई थी और इसके अंतर्गत जो है 30,000 लोकल्स जो है उनको जो है यहाँ पे रोजगार मिला था। और इसका और इसके अंतर्गत जो भी वहाँ पे जो रिवर थी जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि लुप्त हो गई थी, तो इस पूरी रिवर में से जो है गाद को हटाया गया था, उसके ऊपर जितना भी जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया था और जो पूरे जो वेटलैंड है उसमें जो उसका जो फ्लो था पूरे सकरनी रिवर का, उसको फिर से जो है स्थापित किया गया था। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे जो है पूरे एरिया में जो फ्लडिंग की समस्या थी उसको जो है उससे बचा जा सकता है और साथ साथ जो है वहाँ के जो लोकल एग्रीकल्चर जो है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।